नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसी मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दृष्टि और ध्येय IAS संस्थान के टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं और दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट संख्या 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 5। ओके मित्रों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5वां पेपर पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन में कह रहा है धारवाड़ चट्टानें बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग हैं। बी विंध्यन चट्टानें बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग हैं। सी टर्सरी चट्टानें बिहार का सबसे दक्षिणी भाग है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं या ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें विभिन्न चट्टानों के बारे में बताया गया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या बताना है? कौन सा सुमेलित नहीं है। ये इस बात पर विशेष ध्यान देना मित्रों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धारवाड़ शैलों की। जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों में ही हैं। कौन कौन से जिले पड़ेंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मुंगेर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा मित्रों? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। जमुई और नवादा, कौन कौन सा? जमुई और नवादा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। ठीक है मित्रों, यानी ये वाला जो बात कही गई है ये बिल्कुल सही है, जबकि हमें गलत बात ढूंढनी है, इस पे विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विंध्यन चट्टानें जो हैं बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में हैं। ये भी बात बिल्कुल मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विंध्यन चट्टानों में बात करें तो ये जो हैं आपके वो कैमूर और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किस नदी के मित्रों? सोन नदी घाटी। ठीक है मित्रों, तो ये भी बात क्या है हमारी? सही हो गई है। नेक्स्ट क्या है? टर्सरी चट्टानें बिहार के दक्षिणी भाग में हैं। टर्सरी या तृतीय कल्प की चट्टानों के बारे में बात करें तो ये बिहार के किस क्षेत्र में आएंगी? ये दक्षिणी भाग में नहीं आती हैं, ये बिहार के किस में आएंगी? हिमालय के तराई क्षेत्र में आएंगी। किस में आएंगी मित्रों? हिमालय के तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में, यानी ये बात जो की गई है ये बात गलत है और हमें क्या करना है? हमें गलत ही आंसर ढूंढना है। इसलिए हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है 2? उसे देखें। बिहार के दर्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन क्या है? सोमेश्वर दर्रा तुरिपानी नदी द्वारा निर्मित है। बी ऑप्शन। भिकना थोरी दर्रा हरहा नदी द्वारा निर्मित है। सी मरवाद दर्रा कोडी नदी द्वारा निर्मित है। या डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं या ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सोमेश्वर दर्रा तुरुपानी नदी द्वारा निर्मित है, ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है मित्रों, क्या होगी? ये बात बिल्कुल सही होगी। जो सोमेश्वर दर्रा है वो तुरुपानी नदी द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, और अगर हम अगली बात देखें या बी ऑप्शन की देखें, भिकना थोरी दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित है मित्रों? तो भिकना थोरी दर्रा कोडी नदी द्वारा निर्मित है। किस नदी द्वारा मित्रों? कोडी नदी द्वारा निर्मित है। मरवाद दर्रा की अगर हम बात करें मित्रों, मरवाद दर्रा ये मित्रों आपका हरहा नदी द्वारा निर्मित है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं बिहार के किस भाग में जिलों की संख्या सबसे कम है? ए सारण में, बी भागलपुर में, सी दरभंगा में या डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी बिहार के किस संभाग में जिलों की संख्या
सबसे कम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार के भागलपुर संभाग में, किसमें? भागलपुर संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर कितने ज़िले हैं काम करते हैं? 2 ज़िले काम करते हैं, यानी 2 ज़िले ही इसमें हैं। एक आपका भागलपुर है और एक आपका बांका है। कौन सा है मित्रों? एक आपका भागलपुर है और एक आपका बांका है। ठीक है, कौन सा हो गया? बांका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4? वर्ष 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था? क्या है? वर्ष 1928 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था और इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंजाब में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है मित्रों, याद रहेगी ये बात। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध बिहार में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो मित्रों बिहार में इसका विरोध किया था अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चौरस सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? चौरस सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? ठीक है, अगर हम यहाँ पर चौरस के बारे में बात करें, क्या है मित्रों ये चौरस होता क्या है, इसके बारे में बात करें। क्या व्हाट इज चौरस, इसके बारे में बात करें तो मित्रों चौरस जो होता है वो नदियों या गोखुर चाप झीलों का होता है। यानी किसके द्वारा? नदियों या गोखुर चाप झीलों द्वारा निर्मित। गोखुर चाप झीलों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है मित्रों? इन्हें चौरस बोला जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से जिले चौरस में पाए जाते हैं तो मित्रों समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, ये सारे के सारे जिले चौरस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन मित्रों यहाँ पे हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला एवं ब्रह्मयोनी नामक छोटी चट्टानी पहाड़ियों तथा एक तरफ फाल्गु नदी के से घिरा हुआ है? यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो ऐसी स्थिति में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो वो जिला ऑप्शन ए है नवादा, बी है रोहतास, सी है गया। तो मित्रों वो जिला कौन सा है? गया। गया की अगर हम बात करें तो ये गया जो है पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर। और इसके एक तरफ कौन सी नदी है? फाल्गु नदी है। कौन सी नदी है मित्रों? फाल्गु नदी है। उत्तर में बात करें तो जहानाबाद जिला है, दक्षिण में झारखंड का चतरा जिला है और पूर्व में नवादा जिला और पश्चिम में औरंगाबाद। समझ में आई मित्रों? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कथकौली का मैदान किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? कथकौली का मैदान किस प्रसिद्ध घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर यदि ऑप्शन देखें तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन जो पहला है वो है आपका बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी है जगदीशपुर का युद्ध या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथकौली का जो युद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मित्रों बक्सर का युद्ध कथकौली का जो मैदान है वो बक्सर के युद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें बक्सौली या बक्सर ये किस किस के बीच हुआ था? ये मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम प्लस शाह आलम
प्लस शुजाउद्दौला कौन है मित्रों? अगर हम बात करें किसके बीच हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें 3 ग्रुप में मिलकर लड़ने वाला ये जो ग्रुप है ये हार गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। समझे मित्रों? नेक्स्ट चलते हैं चौसे के युद्ध के बारे में बात करें तो चौसा का युद्ध मित्रों किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, बिहार के किस जिले में बंगाल का प्रवेश द्वार, किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बिहार के किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बात करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन देखते हैं, पूर्णिया, बी दरभंगा, सी किशनगंज और डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन सा जिला है? ठीक है, तो मित्रों बंगाल का जो प्रवेश द्वार है वो है आपका दरभंगा जिला। क्या है मित्रों? दरभंगा जिला। यदि हम बात करें दरभंगा ब्रिटिश प्रशासन में 1875 में, ठीक है, 1875 तक सरकार तिरहुत का हिस्सा था और इसे अलग जिले के रूप में कब गठित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा? 1875 में। कब किया गया था मित्रों? 1875 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसका मुख्यालय जिले में नाम इसके शहर के क्या है? नाम से ही इस शहर का मुख्यालय भी है। ठीक है, और ये जो जिला है वो दरभंगा नाम द्वार भंगा या दारी बंगा के से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंगाल का दरवाज़ा। क्या अर्थ है इसका? यदि हम इसके अर्थ के बारे में जानकारी लें तो इसका अर्थ ही है मित्रों क्या? बंगाल का दरवाज़ा। समझे? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक थे या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही मित्रों कौन था? श्री कृष्ण सिन्हा। कौन था मित्रों? श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, यदि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करें तो 28 नवंबर 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था और पहले सत्याग्रही जो थे वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी चितरंजन दास, सी जवाहरलाल नेहरू या डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की थी उस व्यक्ति का नाम था चितरंजन दास। क्या था मित्रों? चितरंजन दास। ठीक है, और ये जो अधिवेशन था ये कांग्रेस का 37वां यानी 37वां अधिवेशन था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए थे? सेक्रेटरी चुने गए थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी ऑप्शन मित्रों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं 11 क्या कह रहा है। गिरि पदीय दलदली मृदा पाई जाती है ए तराई क्षेत्र में, बी भावर का मैदान, सी जलोढ़ मैदान या डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गिरिपदीय दलदली मैदान मृदा पाई जाती है कहाँ पर? भावर के मैदानों में। कहाँ पर मित्रों? भावर के मैदानों में। ठीक है, और ये जो है बिहार के चंपारण जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
बिहार में तराई मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह पश्चिमी चंपारण की से लेकर किशनगंज और अररिया जिलों तक एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। बी, यह मृदा भूरे पीले रंग की होती है। सी, इसकी सर्वाधिक सघनता पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसकी सर्वाधिक सघनता पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। किस में पाई जाती है मित्रों? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए सुपौल, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिहार से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मित्रों बिहार से नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले मित्रों? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब कौन कौन से जिले हैं वो जरा देख लो। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ठीक है, और एक और है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। ऑप्शन क्या है? कौन नहीं करता? ये भी करता, ये भी करता, ये भी करता, सारे करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ई ऑप्शन हमारा सही होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कौन सी मृदा गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है और बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है? ए बलथर मृदा, बी ताल मृदा, सी लाल बलुई मृदा, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी मृदा है, तो ऑप्शन ए बलथर, बी ताल, सी लाल बलुई, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी मृदा गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में है, तो वो है आपकी ताल मृदा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्या कह रहा है? बूढ़ी गंडक नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसका उद्गम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में होता है। बी इसका उद्गम स्थल चौतरवा चौर है। ऑप्शन सी ऊपरी भाग में इसे सिकराना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यदि हम बात करें बूढ़ी गंडक नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो सोमेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर से। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पूर्वी चंपारण। तो ये गलत है। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 16। पहला 16 देखो, रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार में किस नदी की सहायक नदियां हैं? रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार में किस नदी की सहायक नदियां
हैं? ऑप्शन ए गंगा की, ऑप्शन बी सोन की, ऑप्शन सी कोसी की, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये मित्रों आपकी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं मित्रों? सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगर यदि हम सोन नदी के बारे में बात करें तो मित्रों ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए फल्गु लीलाजन एवं मोहना के संगम से बनती है, बी किऊल गंगा की सहायक नदी नहीं है, सी महानंदा सिक्किम से निकलती है, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला बता रहा है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों फल्गु नदी जिसका निर्माण लीलाजन और मोहाना नामक दो बड़ी पर्वतीय नदियों के संगम से हुआ है, यानी ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी महानंदा नदी यानी महानंदा सिक्किम से निकलती है, ये भी बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। बीच में बात की गई है क्यूल नदी की, तो क्यूल नदी जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिले से उद्गम होती है, जो बिहार के जमुई और लखीसराय जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये बात की गई है, जो कि सरासर गलत है। ये गंगा की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन हमारा बी गलत है, और हमें गलत ही बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वह कौन सी नदी है जो बिहार में उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच क्या बना रही है? सीमा बना रही है। तो पहला ऑप्शन है महानंदा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी है कर्मनासा, तीसरी है अजय, चौथी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बना रही है वो नदी क्या है? कर्मनासा नदी है। इसका उद्गम बिहार के कैमूर से है। कहाँ से है? बिहार के कैमूर से है, यानी बिहार के कैमूर से है, और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री से बहती हुई ये चौसा जिले में, बिहार के ही कौन सा जिला है? चौसा जिला। चौसा जिले में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ 19। करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा मित्रों? करकट जलप्रपात। तो करकट जलप्रपात के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों करकट जलप्रपात जो है वो ए कैमूर पर, बी रोहतास पर, सी बक्सर में, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों करकट जलप्रपात जो है वो कैमूर जिले की कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, जो तैराकी, ठीक है, नौकायन के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? मुंह चिलिंदा झील, सागर पोखर, कांवर झील, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है मित्रों? सी कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कौन सी? गोखुर झील एशिया की कांवर झील है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21?
आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, बी हिमालयी तराई पट्टी में, सी सोमेश्वर पहाड़ियों में, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से अर्ध पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मित्रों अर्ध पर्णपाती वन किशनगंज में पाए जाते हैं, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोमेश्वर पहाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी आर्द्र पर्णपाती वन इन तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी हमारे तीनों ऑप्शन ये क्या हैं? सही हैं। लेकिन हमें सही ऑप्शन एक ही लिखना है, तो आंसर क्या होगा मित्रों? आंसर हमारा डी होगा कि आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में हैं? वो उत्तर पूर्वी हिमालय तराई और सोमेश्वर की पहाड़ियों में हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है? ए कृषि जलवायु क्षेत्र फर्स्ट, कृषि जलवायु क्षेत्र 2, कृषि जलवायु क्षेत्र 3, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनमें से कोई भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो यदि हम बात करते जाएं कृषि जलवायु क्षेत्र ए में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। कितने हैं मित्रों? 8 ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं। कृषि जलवायु 3 की अगर हम बात करें तो 3 में 17 ज़िले हैं। कितने हैं मित्रों? 17 ज़िले हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको बताना है कौन सा सबसे कम जिलों के बारे में। तो सबसे कम ज़िले किस ज़िले में हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। केरल केवल मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये उत्तरी बिहार में पाई जाती है, बी इसमें भारी मृदा नहीं होती है, सी यह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का जल कभी नहीं पहुंचता, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों करेल केवल मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ बाढ़ का जल कभी नहीं पहुँचता है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। यदि हम यहाँ पर बात करें जिलों की तो औरंगाबाद हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ठीक है, और आपका पटना, जहानाबाद, मुंगेर इन क्षेत्रों में जाना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए। ठीक है। वह जिला मजिस्ट्रेट कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? ओके। ऑप्शन ए हैं आपके WG आर्चर। कौन है? WG आर्चर। बी हैं ले ग्रैंड, सी हैं MG हैलेट, या डी हैं उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आदेश दिया गया था वो दिया गया था WG आर्चर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बेरल झील सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। बरेल झील सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। ठीक, तो ये ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बेगूसराय, सी मुंगेर। तो मित्रों ये कहाँ पर है? ये वैशाली के बरेल गांव में है। कहाँ पर है मित्रों? वैशाली के बरेल गांव में, और उसी के नाम पर देखो इसका नाम भी है बरेल झील सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य, वैशाली ज़िले में पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26 उसे समझते हैं। ऑप्शन ए क्या है क्वेश्चन? धुआं कुंड स्थित है ए कैमूर में, बी सासाराम में, सी भोजपुर में, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो धुआं कुंड कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों धुआं कुंड आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? धुआं कुंड सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी 27 देखते हैं। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी श्री नारायण प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा, स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। कौन था मित्रों? श्री नारायण प्रसाद। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस नदी पर ये बनाई गई है त्रिवेणी नहर? तो मित्रों त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? गंडक नदी पर बनाई गई है। और ये पश्चिम चंपारण में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को क्या करती है? सिंचित करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर घटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के घटना का कमिश्नर, ऑप्शन ए मेजर आयर, ऑप्शन बी विलियम ट्रेलर, ऑप्शन सी ले ग्रैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने की पहली जो घटना घट रही थी उसमें जो कमिश्नर थे वो थे विलियम टेलर। कौन था मित्रों? विलियम टेलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है 30? बाल सुंदरी मृदा एक प्रकार है खादर मृदा, बांगर मृदा, बलथर मृदा, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बाल सुंदरी मृदा के बारे में बात करें तो मित्रों बाल सुंदरी मृदा जो है वो बा से बा यानी बांगर मृदा होगी। कौन सी मृदा होगी? बांगर मृदा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूरा नहीं आ रहा है। आ गया। क्या है? बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है उसे समझते हैं। भारत के लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में हैं। कितने हैं? 95%। ओके। दूसरा, बॉक्साइट के भंडार मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। ओके। गया में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। 3। ओके। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन सी ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात समझें तो भारत में 95% पाइराइट के भंडार हैं। ये बात पूर्णतः क्या है? सत्य है। बॉक्साइट के भंडार मुंगेर और रोहतास जिले में मिलते हैं। ये भी बात क्या है? पूर्णतः सही है मित्रों। गया जिले में यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। ये भी बात क्या है? पूर्णतः सत्य है। यानी तीनों बातें क्या हो गई हमारी? सही हो गई हैं हमारी तीनों बातें। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2, 2, 3 यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो कह रहा है कि उपरोक्त में से सभी कथन एक से अधिक सही हैं। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। कौन सा है? 32। जरा 32 देखते हैं मित्रों हम लोग। बिहार के किन जिलों में मोनाजाइट के भंडार पाए जा सकते हैं? ए पश्चिमी चंपारण, बी मुंगेर, सी गया, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
बिहार में किन जिलों में मोनाजाइट के भंडार पाए जा सकते हैं? तो मित्रों वो मुंगेर भी ज़िला है, वो पश्चिमी चंपारण ज़िला है और वो गया भी है। यानी वहाँ पर सब जगह आपके पेग्मेटाइट पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही हमारा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? कौन सा संस्थान प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी है? ए. सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सी. नीति आयोग, या डी. उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा संस्थान प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी है? तो यदि उसके बारे में बात करें तो वो है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 34। पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जैसे जानते हैं हम लोग 12 मार्च 1930 में दांडी में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को वहाँ पे दांडी मार्च पहुँचा था। ठीक है, और नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पे हम लोग देखें, ध्यान फोकस करें तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 12 मार्च 1930। ठीक है, बी दिया है 6 अप्रैल 1930, सी है 16 अप्रैल 1930, डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? गुजरात के दांडी मार्च शुरू हुआ था यहाँ। ठीक है, यहाँ पर दांडी मार्च क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो शुरू बिहार में कब शुरू हुआ होगा? बिहार में शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35? समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का मापदंड नहीं है? कौन सा किसी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का मापदंड नहीं है? उनके पास पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए। ये किसी राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर कई बार बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात कर रहे हैं। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं कौन सा राज्य पिछड़े वर्गों तक पहुंचने में 5वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी और 1969 में विशेष राज्य का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके कुछ मापदंड हैं वो जरा देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, ये विशेष राज्य का दर्जा है। जनसंख्या घनत्व उच्च होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व उच्च होना चाहिए ऐसा तो नहीं है, ये हो सकता है कि जनसंख्या का जो है वो आपका क्या कहते हैं उच्च जनसंख्या जो घनत्व है उसका जो क्या बोलते हैं जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। और पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को रणनीतिक, यहाँ पे आबादी के बारे में बात की जाती है कि आबादी ST SC हो। ठीक है, यानी बी तो हमारा गलती ही लग रहा है। ठीक है, ए तो सही था। इसके अलावा और देख लेते हैं। उन्हें आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ा होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो मित्रों यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन गलत होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में है, बी. जूट उद्योग कटिहार में है, सी. ठीक है, जूट उद्योग कहाँ पर है? कटिहार में बता रहे हैं। सिगरेट कारखाना मोकामा में है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है या ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो मित्रों ठीक है, रेल इंजन कारखाना आपका मधेपुरा में है, बिल्कुल बात सही है। जूट उद्योग कारखाना कटिहार में है, ये भी बात सही है। सिगरेट कारखाना मोकमा में नहीं, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये मुंगेर में पड़ेगा, यानी ये बात हमारी क्या हो गई?
गलत हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई वर्ष 2017 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2015 में, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे मित्रों बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई थी 2017 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? ठीक है, होकर गुजरता है। ए जलमार्ग 3, बी जलमार्ग 2, सी जलमार्ग 1, या डी एक से अधिक गुजर रहे हैं, या ई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा जलमार्ग गुजरता है, तो मित्रों यहाँ पर जलमार्ग जो गुजरता है वो हल्दिया वाला जलमार्ग ही है, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, NW1 ही। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जलमार्ग के बारे में बात कर लें एक बार, तो मित्रों नेशनल वाटर मार्ग 1 है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, NW2 है आपका ब्रह्मपुत्र पर जो जाता है धोबिया से सदिया तक। ठीक है, NW3 है हमारा कोट्टुपुरम कोल्लम। ठीक है, NW97 ये है आपका पश्चिमी बंगाल का नामखाना से, कहाँ से? नामखाना से। ठीक है, तो ये जरा तो इलाहाबाद से हल्दिया जाएगा तभी बिहार पड़ेगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ठीक है, तो हाजीपुर जो है वो आपका पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर, औरंगाबाद, कटिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों कहाँ पर है? नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार, ये बिहार के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है मित्रों? बिहार के औरंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के पास और देखते हैं 41 क्या कहना चाहता है। पहला, बिहार के किस जिले में 400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? ए भोजपुर, बी किशनगंज, सी बांका, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार में 400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा प्लांट बांका जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है मित्रों? बांका जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। वर्ष 2022 में बढ़ते ऋण जमा अनुपात के अनुसार निम्नलिखित राज्य का सही क्रम चुनिए। ए तेलंगाना, मणिपुर, बिहार, बी मणिपुर, बिहार, तेलंगाना, सी बिहार, मणिपुर, तेलंगाना। ठीक है, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 22 के बढ़ते ऋण जमा अनुपात का जो क्रम है वो है बिहार, मणिपुर और तेलंगाना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2022 में शुरू की गई कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली बिहार में बैंकों के प्रणाली। ए
बिहार में बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्ति की समस्या का समाधान करेगी। बी, स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। सी, बिहार में अवसंरचनागत ढांचागत परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति को प्रभावी ढंग से निगरानी रखे करेगी। या डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बिहार में अवसंरचना ढांचागत परियोजनाओं में भौतिक परिसंपत्ति प्रगति के ढांचा की बात की जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। लेखा प्रणाली क्या करेगी, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की ढांचागत परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करेगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, जरा उसे समझते हैं। क्या है, बिहार को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। पहला 18 में, बी 17 में, सी 15 में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बिहार को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा वर्ष 2015 में मिला है। कब मिला है मित्रों, वर्ष 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित नहीं हुआ है। ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बिहार में कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित नहीं हुआ है। ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा। तो यहाँ पर मित्रों जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आपका ऑप्शन सही होगा दरभंगा। कौन सा होगा, दरभंगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। दिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नुहानियों के पतन और बिहार की राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। ए तुझके बाबरी, तुझके जहांगीरी, आलमगीरनामा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो बिहार की पतन और बिहार की राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। तो वो है मित्रों तुझके बाबरी, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग जानते हैं बाबरनामा से। किससे जानते हैं, बाबरनामा से। किसने लिखी थी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पातशाह कलंदर ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है, कर्नाट राजवंश ने बिहार के किस क्षेत्र पर शासन किया। ए मगध, बी मिथिला, सी अंग, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए में मगध है, बी में मिथिला है। तो कर्नाट राजवंश जो है उसने बिहार के किस जिले में शासन किया था, उसने बिहार की मिथिला जिले में शासन किया था। ठीक है, अगर हम कर्नाट राजवंश के बारे में बात करें तो 1097 ईस्वी में इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे, ननन्या। कौन था मित्रों, ननन्या नानन्य देव। कौन थे, नानन्य देव। कौन था मित्रों, नानन्य देव इसके संस्थापक थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इन्होंने राजधानी किसे बनाया था, तो चंपारण का एक गांव है। क्या, चंपारण का गांव जिसका नाम है सिमराव। सिमराव को क्या बनाया था, अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48, जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था तो उसके एक लेफ्टिनेंट ने
उनकी हत्या कर दी, उसके शरीर को बिहार शरीफ के में दफनाया गया है। तो बताना है किसने हत्या की और उसे कहाँ दफनाया गया। तो जरा देख लें हम लोग ऑप्शन को एक नज़र से। तो ए में है अली मर्दान खिलजी द्वारा हत्या की गई थी और इमादपुर में दफनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका ठीक है सुल्तान गयासुद्दीन और कैदराबाद ने, सी मलिक उस सर्क और दीवारपुर ने। तो अब आपको बताना है बख्तियार खिलजी। तो मित्रों बख्तियार खिलजी है उसे बिहार शरीफ में आक्रमणकर्ता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आक्रमणकर्ता के रूप में। और जब इसने बिहार पर आक्रमण किया था तो एक बात और कही जाती है कि इसने बिहार के, या कहें हम लोग भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में भी तोड़फोड़ की थी, उसे क्षतिग्रस्त किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने कर्नाट वंश को भी समाप्त कर दिया था, उस पर भी हमला किया था। ध्यान रखना ये सारी तीनों फैक्ट। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। तो इसकी हत्या के बारे में जानते हैं। तो इसकी हत्या की गई थी अली मर्दान खिलजी द्वारा और इसे दफनाया गया है इमादपुर। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? मलिक हुसामुद्दीन, मलिक मुल्ला शरीक, मलिक अलाउद्दीन जानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश गुलाम वंश का द्वितीय राजा था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत की आधारशिला की जो ज़रूरत थी वो इल्तुतमिश ने ही दी थी। ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का गवर्नर या इख्तियार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश को मित्रों एक बात के लिए भी याद किया जाता है कि वो भारत में इक्ता प्रथा लेके आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा, कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? ऑप्शन ए तातार खान ने, ऑप्शन बी बुगरा खान ने, ऑप्शन सी नरसिंह देव ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने दिया था तो वो व्यक्ति थे जिसने उपहार दिया था गयासुद्दीन बलबन को, वो थे तातार खान। कौन था मित्रों? तातार खान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है 51? जरा उसे देखते हैं। 50 मिनट बंगाल विजय के बाद हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की? ए इल्तुतमिश, बी शेरशाह सूरी, सी दरिया खान नुहानी, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं। तो हजरत ए आला की उपाधि जिस व्यक्ति ने धारण की थी उस व्यक्ति का नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है मित्रों, किसकी थी हजरत ए आला की टाइटल? शेरशाह सूरी। सिकंदर लोदी ने दुरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, ये बात तो हम लोग जानते हैं। यानी दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया और दरिया के पुत्र बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की और फरीद खान ने सुल्तान मोहम्मद ने बिहार के सासाराम का जागीरदार नियुक्त किया इसे, और फरीद ने बंगाल पर आक्रमण का नेतृत्व किया और सफलतापूर्वक पराजित करके क्या किया? उसमें हजरत आला की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में कौन सा राजवंश प्रमुखता से उभरा? ए उजियानी व राजवंश, बी चेरो, सी नुहानी, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से एक से कम। तो पाल वंश के पतन के बाद बिहार में मित्रों चेरो राजवंश, कौन सा राजवंश मित्रों? चेरो राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, जिसका क्षेत्र भोजपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरनगर और पलामू था। ठीक है, और इसने 300 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक। और इस वंश का सबसे फेमस राजा था मेदिनी राय। कौन फेमस था? मेदिनी राय प्रसिद्ध राजा।
बात आई समझ में यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार का अंतिम गवर्नर कौन था? ए मान सिंह, शहीद खान, आसिफ खान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकबर के शासनकाल के समय बिहार का जो अंतिम गवर्नर था वो व्यक्ति कौन है? आसिफ खान। कौन है मित्रों? आसिफ खान बिहार का अकबर के समय गवर्नर था, चूँकि अंतिम था। ठीक है, और 1594 में अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में क्या कर लिया था? इस पर कब्जा। नेक्स्ट 54, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए सिद्धू कान्हू, बी गंगा नारायण, सी राजा परहत, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें किसने किया था, तो वो थे गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था मित्रों? गंगा नारायण ने। ठीक है, 12 भूम राजा, पुलिस अधिकारियों, बाहरी लोगों के कुकर्मों के विरुद्ध एक मजबूत संघर्ष था भूमिज विद्रोह। ठीक है, राजा ने मकान और अवैध करों को नाम पर भूमिज गढ़वाल के करों को अत्यधिक वृद्धि कर दी थी, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? मिर्जा सैफी, मिर्जा अजीज, खान आलम, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर मित्रों ऑप्शन है आपका कौन सा? मिर्जा सैफी। कौन है? मिर्जा सैफी हैं पीटर मुंडी के अनुसार मुगल के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ए बेगूसराय, बी पटना, सी लखीसराय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन थे? तो वो एशिया महिला फिल्म के आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। ठीक है, जो 2 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर 2023 का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया? ए पटना में, बी भागलपुर में, सी दरभंगा में, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर, ये बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, पटना विद्यापीठ भवन में आयोजित किया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की सूची 2023 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसे चुना गया? ए प्रदीप जैन, बी सुधा जैन, सी महेश शर्मा, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये कौन हैं? ये हैं प्रदीप जैन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? ये आयोजित किया जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में। कहाँ पर मित्रों? बिहार में 2024 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। हाल ही में बिहार के थानों में महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई। बिहार के कितने थानों में? ए 700, बी 600, सी 500, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के मित्रों 500 थानों में, कितने? 500 थानों में ये सुविधा शुरू की गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 61। बिहार में कितने जिलों का चयन मीठी क्रांति के लिए किया गया है? ए 17, बी 33, सी 38, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में कितने जिलों
का चयन मीठी क्रांति के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज़ मीठी क्रांति। अगर आंसर लें तो 17 हो जाएगा। और मीठी क्रांति के बारे में बात करें तो मित्रों मीठी क्रांति से मतलब है शहद उत्पादन। किसके? शहद उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? शहद उत्पादन से। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ए न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, बी न्यायमूर्ति संजय करोल, सी न्यायमूर्ति यू ललित, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ए न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, बी न्यायमूर्ति संजय करोल, सी न्यायमूर्ति यू ललित, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? यदि इनके बारे में बात करें तो मित्रों पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन हैं? विनोद चंद्रन हैं। कौन हैं? के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण को स्वीकृत किया गया है? ए 11, बी 22, सी 33, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार के कितने जिलों में, तो बिहार के मित्रों 33 जिलों में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है? नाइट टाइम लाइट एटलस 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ए तेलंगाना, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो मित्रों है आपका शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य? बिहार है, नाइट टाइम लाइट एटलस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गंगा जल आपूर्ति योजना में गयाजी बांध को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड CBIP पुरस्कार दिया गया। ये ऑप्शन ए जल संसाधन का सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी के तहत, बी एकीकरण जल संसाधन प्रबंधन के उत्कृष्टता श्रेणी के तहत, सी विद्युत उत्पादन में उत्कृष्टता योगदान श्रेणी के तहत, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गंगा जल आपूर्ति योजना गयाजी बांध केंद्रीय सिंचाई प्रणाली विद्युत बोर्ड का पुरस्कार जल संसाधन में सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी के तहत दिया गया है। किसमें दिया गया है? जल संसाधन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के पास। देखते हैं 66 क्या कह रहा है हम लोगों से। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी को, बी 13 फरवरी को, सी 14 मार्च को, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है मित्रों 13 फरवरी को। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस इस वर्ष की क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया? ए एशियाई विकास बैंक, बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सी विश्व बैंक, डी US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है, वो किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र दक्षिण में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बन जाएगा? ए निवेली ताप विद्युत संयंत्र, बी सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र, या सी उडुपी ताप विद्युत संयंत्र, या डी एक से अधिक सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो
कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बनेगा वो बनेगा सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र। कौन सा बनेगा? सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र, जो 600 यानी 6 × 2 600 मेगावाट के सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा का शुभारंभ किया गया है? ए लक्षद्वीप, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी एक से अधिक सही है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पहला समुद्री स्थानिक ढांचा तैयार किया गया है वो है आपका पुडुचेरी। क्या है मित्रों? पुडुचेरी है वो। यानी कौन सा ऑप्शन? यहाँ तो एक भी ऑप्शन नहीं है, यानी ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70? सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM आयोजित किया गया था। जर्मनी में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में। उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धिमत्ता उत्तरदायी विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था नीदरलैंड में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? नीदरलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। ए सीमा सुरक्षा बल द्वारा, बी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन भारत के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा आयोजित किया गया था। और इस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो केंद्रीय बल के रूप में 1957 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए हरि बालकृष्णन, बी सौर विद्युत पॉल, सौरद्युति पॉल, मधुसूदन, विजय पी भाटकर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है हरि बालकृष्णन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था? फेयर डिजिटल फाइनेंस, बी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, सी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, या डी empowering consumers through clean energy transitions। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर होगा improving consumer through clean energy transitions, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक हृदयघात और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से संबंधित है? ए सैक्रीन, बी जाइलिटॉल, सी एरिथ्रिटॉल, या डी एस्पार्टेम, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा मधुरक हृदयघात वो है एरिथ्रिटॉल। क्या होगा? एरिथ्रिटॉल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरे का निर्माण किया गया है? ए चीन, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यदि हम बात करें सिंगल शॉट लेज़र कैमरे का निर्माण सबसे तेज किसने किया है, तो वो दो देश हैं, एक जर्मनी है और एक USA है। यानी ये दोनों सही ऑप्शन हैं। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा हमारा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। और क्या कह रहा है 76, उसे समझते हैं। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित ऑप्शन ए सिकंदरा भोगनीपुर राजमार्ग पर,
बाणी बरोरा राजमार्ग पर, जैतपुर सोमनाथ राजमार्ग पर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो स्थापित किया गया है ये किया गया है बाणी बरोरा राजमार्ग पर। कहाँ पर? बाणी बरोरा राजमार्ग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखते हैं क्या है 77। पृथ्वी काल प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? मार्च के आखिरी रविवार को, मार्च के आखिरी शनिवार को, फरवरी आखिरी रविवार को, फरवरी आखिरी शनिवार को। तो जरा यदि हम बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, वो मनाया जाता है मार्च के आखिरी शनिवार को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अर्थ आवर के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम में यांगली महोत्सव मनाती है? ए खेलमा, बी मैच, सी हाजोंग या डी तिवा। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो असम में यांगली महोत्सव मनाती है? यदि इस पर जाएंगे तो वो जनजाति होगी मित्रों तिवा जनजाति। कौन सी जनजाति मित्रों? तिवा जनजाति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ? ए श्रीलंका, बी तुर्की, सी मिस्र या डी कतर। तो यहाँ पर बताना है कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो शंघाई भागीदार के रूप में जो देश शामिल हुआ है वो देश है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली, ग्रोलोमा कार्डोनो, लियो हर्नाल्ड यूलर, जॉन हर्टन कॉनवे या ई उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरणों नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन के लिए नियमितता सिद्धांत, फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम, मोंग एम्पियर समीकरण के योगदान के लिए लुइस कैफ्रेली को ये पुरस्कार दिया गया है, एबेल पुरस्कार। ठीक है मित्रों, ठीक है। ये एबेल पुरस्कार होता क्या है मित्रों? एबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ये पुरस्कार कब शुरू हुआ? ये पुरस्कार 2002 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का क्रम कौन सा है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का क्रम 39वां, 40वां, 41वां, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है क्रम वो है 41वां, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बर्मा समिति 1999 में संबंधित है ए मौलिक कर्तव्यों से, आपातकालीन के प्रभावधानों से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से या एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बर्मा समिति जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। ठीक है। तो उन्होंने मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए थे सरदार स्वर्ण सिंह ने। ऐसे ही जो बर्मा समिति है वो एक ने भारत में नागरिकों की जो 11वीं ड्यूटी है उसे लगाते हुए बताई थी। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? बर्मा समिति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। संसद का लघुत्तम सत्र होता है बजट, मानसून, शीतकालीन या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो
लघुत्तम सत्र की अगर हम बात करें संसद का, तो वो सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है मित्रों? शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। सबसे बड़े सत्र की बारे में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात कितना है? 1/4, 1/3, आधा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पंचायतों में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो है 1/3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आजीविका का अधिकार एक घटक है अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 16 का, या उपरोक्त में से एक से अधिक। आजीविका का अधिकार किस में होगा मित्रों? आजीविका का अधिकार राइट टू लाइफ में होगा, यानी आर्टिकल 21 में होगा। किस में होगा? आर्टिकल 21 में होगा। ठीक है, राइट टू लाइफ का अधिकार है आर्टिकल 21 में, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने मद सूचीबद्ध किए गए हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने मद अनुसूचित किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 मद यानी कार्य अनुसूचित किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर और देखते हैं 88 क्या कह रहा है हमसे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? A 31, B 33, C 34, D उपरोक्त में से एक से अधिक, E उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 न्यायाधीशों की कुल संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं है? A मुंगेर, B नालंदा, C पश्चिमी चंपारण, या D उपरोक्त में से एक से अधिक, या E उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन E हमारा सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन E हमारा सही होगा। निम्न पुरापाषाण काल जो है वो 2 मिलियन वर्ष से 1 मिलियन वर्ष पूर्व तक का समय है। मध्य पुरापाषाण 1 मिलियन से 40,000, ठीक है, और पुरापाषाण 40,000 से 10,000 वर्ष तक का समय है। मुंगेर, नालंदा, चंपारण, वाल्मीकि नगर बिहार के निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, फ्रांस से, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो प्रावधान है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदानों में नवपाषाण काल ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीही, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे मित्रों आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मित्रों आपका चिरांद, आपका चेचर कुतुबपुर, आपका ताराडीही, ये सब के सब आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। निम्नलिखित में से किस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? ए धन विधेयक को, बी वित्त विधेयक को, सी वित्त विधेयक 2 को, या डी संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन के विधेयक को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर।
राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह केवल राज्य के कानून के तहत किसी अपराध दोषी व्यक्ति के दंड को निलंबित कर सकता है। बिल्कुल सही है। यह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? नहीं है। यह सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए दंड को क्षमा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 93 की बात अगर हम करें तो मित्रों 93 में केवल ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो दोनों कार्य हैं ये हमारा प्रेसिडेंट करेगा, ये प्रेसिडेंट की जुडिशरी में आते हैं, यानी आंसर इसका क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन से गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, 43, 44, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करते हैं तो मित्रों राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 41, 42, 43, 44, तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपके ऑप्शन होंगे अनुच्छेद 43। कौन सा होगा गांधीवादी? अनुच्छेद 43 हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें मित्रों कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में बात की गई है। ठीक है। 41 में काम पाने का अधिकार है। 42 की अगर हम बात करें काम के न्याय संगत मनोदशाओं के बारे में है। तो ये आपके जो हैं वो सोशलिस्ट हैं। कौन से हैं? सोशलिस्ट। ठीक है। और यूसीआई यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर बौद्धिक सिद्धांत है। ठीक है। तो गांधीवादी कौन सा बचा? 43 बचा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। बिहार के किस जिले में स्तर विन्यास उत्खनन किया गया था? गया, नालंदा, पटना। उपरोक्त में से कौन एक से अधिक सही हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका विन्यास उत्खनन किया गया था। तो विन्यास उत्खनन जो था वो ठीक है, वो कहाँ पर किया गया था स्तरीय विन्यास? वो है आपका मुंगेर जिले का। कहाँ पर? मुंगेर का। तो यहाँ पर मुंगेर है? नहीं है, ये सारे गलत। ई ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या मित्रों 75 है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आविर्भाव हुआ मोरारजी देसाई के प्रतिनिधित्व काल में, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रतिनिधित्व काल में, पीवी नरसिम्हा राव के प्रतिनिधित्व काल में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, यानी 99 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 99? देखते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये हम लोग जानते हैं जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया चुनाव है। ठीक है। प्रधान का जो हम चुनते हैं, मुखिया सरपंच चुनते हैं, वो हम लोग डायरेक्टली वोटिंग से चुनते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है। जबकि इसके सदस्य आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356, 365, 300, 280, 252। तो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। किसके तहत लगता है मित्रों? 356 के 356 और 365 के तहत लगता है, यानी 356 से लेकर 365। तो ऑप्शन हमारा सही होगा उपरोक्त में एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई हमारा सही है। कौन सा सही होगा? ई। ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें क्या है मतलब 356 में जब राज्य कार्यपालिका
या राज्य विधायिका सरकार बनाने में असमर्थ हो। दूसरा, केंद्र के किसी कानून को राज्य लागू न करे तो 365 के अंतर्गत। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 18, 21, 25 और अधिक। तो पंचायत चुनाव का प्रधान बनने की आयु कितनी है? 21 वर्ष। कितनी है मित्रों? 21 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। तो मित्रों, जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन से द्वारा? उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा होती है जो दूसरे को हिरासत में रखा गया है। ठीक है। परामर्श न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को, प्रतिषेध उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों से लंबित मामलों को। ठीक है। और अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में। तो कौन सी निजी के लिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति। उपरोक्त में से कौन सा द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात अगर हम करें तो वो हैं आपके अशोक मेहता। ठीक है। कौन से हैं? अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय की बात की थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है 104? बिहार के किस जिले में काला बुद्ध मंदिर स्थित है? काला बुद्ध मंदिर, ए गया, बी पश्चिमी चंपारण, सी नालंदा। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में काला बुद्ध मंदिर नालंदा में स्थित है। कहाँ पर है? नालंदा में स्थित है। ठीक है। तेल एक सुरक्षात्मक प्रतिलेख रूप में प्रस्तुत होता है। मंदिर 14 की पास स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम अहर्ता 21, 25, 35। न्यूनतम आयु की अहर्ता जो है वो 35 वर्ष है। कितनी है मित्रों? 35 वर्ष है राज्यपाल की न्यूनतम आयु की अहर्ता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बिहार में कुंडलपुर निम्नलिखित में से किस धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कुंडलपुर है जो वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। किसके लिए? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस राज्य पर लागू नहीं है? ए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इन तीनों राज्यों में लागू नहीं है। ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 108। निम्नलिखित में से किस शासक ने पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण करवाया? नंदीवर्धन, महावीर, सिरध्वज जनक। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण जिस व्यक्ति ने कराया वो थे आपके नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। नेक्स्ट है आपका 109। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 6 सप्ताह, 60 दिनों, 6 माह। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं फिर भी आप 6 माह तक क्या बन सकते हैं? मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 हो गया 110 पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर, राज्यपाल के आदेश पर, मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका ट्रांसफ़र राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। किसके आदेश पर होता है मित्रों? राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। जबकि आपका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। नेक्स्ट, मगध की पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहली राजधानी हर्यक वंश ने बनाई थी। किसे? राजगीर को।
ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मगध साम्राज्य के किस शासक को दहेज के रूप में काशी का एक गांव प्राप्त हुआ था? उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वो राजा था जिसे दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला था, वो है आपका बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या है 505, 525, 533, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में इनकी संख्या कितनी है? 533। कितनी है मित्रों? 533, 533, 533, 115। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। अशोक ने निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग किया था? प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, पराक्रम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो हैं आपके देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, दोनों लिए थी। कौन कौन सी लिए थे? देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बिहार के चंपारण जिले में लोहरिया नंदनगढ़ के बीच एक विशाल सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया गया है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी ईसवी के बीच, पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईसवी के बीच, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो कौन सा है? वो आपका है पहली शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चंपारण लोहरिया नंदनगढ़ शताब्दी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 29 है, 30 है, 31 है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है मित्रों वो कितनी है? 29 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? इंडियन क्रॉनिकल, द बिहार हेराल्ड, बिहार स्टैंडर्ड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा है? द बिहार हेराल्ड पहला अंग्रेजी अखबार है बिहार का। ठीक है, पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड, जो कब हुआ था प्रकाशित? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। और किसके द्वारा? ये हुआ था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बिहार में किसान सभा का आंदोलन शुरुआत हुई 1928, 29, 30, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत हुई कब? वो हुई थी हमारी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्या कह रहा है 120? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों कोष का लेखांकन करती है? उपरोक्त भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बिहार राज्य वित्त आयोग, उप महालेखा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर हम बात करें कौन सी संस्था पंचायतों का लेखांकन करती है, तो वो करती है महालेखा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, यानी ऑप्शन सी। यानी ये भी जो है वो कैग के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट चलते हैं 121 पर, यानी 121 क्या है? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त 42, 30 जून 30, 10 अगस्त 1929, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। ठीक है, कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गुलजार बाग में पटना में आयोजित एक सभा में पंजाब में भूख हड़ताल करने वालों के साहस की सराहना करने के लिए राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया था।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। बिहार का चौकीदार आंदोलन समकालीन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के, असहयोग के, भारत छोड़ो आंदोलन के, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का समकालीन था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की शक्तियां समान हैं धन विधेयक को पारित करने में, साधारण विधेयक को पारित करने में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में, या उपरोक्त में से एक से अधिक सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियाँ समान हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक और बिहार में ही 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और संविधान संशोधन विधेयक अनुसमर्थन परिषद का कोई प्रभावी अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी ये कोई भी अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बिहार के पंचायत प्रशासन और निम्नलिखित में से किस विषयों के निपटान किया जाता है? पेयजल, मत्स्य, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं इसी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, खुंटकारी व्यवस्था संबंधित थी। कौन सी व्यवस्था मित्रों? खुंटकारी व्यवस्था। ठीक है, ए संथाल की, मुंडा की, कोल की। तो खुंटकारी व्यवस्था मुंडा से संबंधित थी। किससे मित्रों? मुंडा से। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची जिले में मुंडा आदिवासियों में सबसे लोकप्रिय आंदोलन किया था और खुंटकारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, जिसमें होता क्या था? अंग्रेजों की नीतियों कि मुंडा आदिवासियों में सबसे लोकप्रिय आंदोलन, नीतियों को लागू होने से पहले इन आदिवासियों की परंपराओं में चली आ रही भूमि और सामाजिक रीतियां विद्यमान थीं, जिन्हें खुंटकारी व्यवस्था से संबंधित कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्या कह रहा है 126? बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्पादन नहीं है? मखाना, मक्का, शहद, चाय। तो संवर्धन नीति में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा उत्पादन नहीं है? मित्रों, इनमें से सारे उत्पादन हैं। ठीक है, कौन सा? इनमें से सारे उत्पादन है। मखाना भी है, मक्का भी है, शहद भी है, चाय भी है। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 1287 पर। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण क्या है? नंबर ए शारीरिक यातना, बी पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी के बर्तन देना, विशु मुंडा की गिरफ्तारी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि बात करें तो लोटा विद्रोह का कारण था पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी का बर्तन देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? बिहार विद्यापीठ के संस्थापक पीर अली, मौलाना मजहरूल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन था यदि हम बात करें तो ये थे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बिहार विभूति उपाधि दी गई अनुग्रह नारायण सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या उपरोक्त में से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार विभूति की उपाधि प्रथम सत्याग्रही अनुग्रह सिन्हा को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 15 फरवरी, 30 मार्च, 14 अप्रैल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ठीक है, तो वो दिवस है आपका 15 फरवरी। कौन सा है मित्रों? 15 फरवरी। नेक्स्ट 131। बिहार में कौन केसरी के नाम से लोकप्रिय है? बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके श्री कृष्ण सिन्हा। कौन प्रसिद्ध है मित्रों? बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को प्रेम से बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1
चंपारण नील की खेती की प्रक्रिया आधारित थी? स्थायी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, तिनकठिया पद्धति, दृष्टि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण नील की खेती आधारित थी, यदि हम इसकी बात करें तो वो थी तिनकठिया पद्धति पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिन सान्याल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन शामिल था? तो मित्रों वहाँ पर खुदीराम बोस, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जिया तरंग आंदोलन शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन? जिया तरंग आंदोलन। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जिया तरंग आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मणिपुर में। नेक्स्ट चलते हैं 135। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया? गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु, उपरोक्त में से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु बिहार सरकार ने 1938 में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद था 8.8%, 13.04% या 10.98%। तो बिहार जीडीपी थी 10.98%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। किस पर? 137 पर। वर्ष 2020-21 और 21-22 के बीच बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एकत्रित जमा की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है जरा उसके बारे में अगर हम बात करें, 11.2, 13.8, 9.91, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वो है 11.2%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक निवल बुवाई क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बिहार में 2021 से 22 तक बैंक शाखाओं की संख्या की वृद्धि हुई है। ए 3%, 1%, 7%। तो ये वृद्धि हुई है मित्रों कितनी? 1% बैंक की ब्रांचें ओपन हुई हैं। 31 मार्च 20 से 7,713 ब्रांचें बनी हैं। ठीक है, और 20 में कितनी बनी थी? 7,713। और 21 में कितनी बनी हैं? 7,076। ठीक है, 22 में सॉरी 76। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण, बागवानी, जैविक कृषि, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कृषि वानिकी का मतलब है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। क्या कह रहा है 141? वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति SGDP रैंकिंग में बिहार टिकट में से कौन सा जिला सबसे कम समृद्ध है? शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे कम है शिवहर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। साख जमा अनुपात की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, SBI, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें साख जमा अनुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा बैंक है SBI। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिहार में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु है मखाना, मक्का, गैर बासमती चावल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बिहार में सबसे निर्यातित वस्तु है गैर बासमती चावल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पादक कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? 15, 25, 30।
तो ये कितना प्रदान किया जाता है मित्रों 25%। कितना प्रतिशत? 25%। नेक्स्ट चलते हैं 145। बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? वस्त्र, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका खाद्य प्रसंस्करण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 12वीं पास के लिए, स्नातक के लिए, 10वीं पास के लिए है। तो बिहार क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 12वीं पास के लिए की गई है। शुरू किसके लिए की गई है? 12वीं पास के लिए, जिसमें राज्य सरकार उन्हें 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। किस पर? 147 पर। बिहार इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है 45.5, 35.5, 40.5। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका 40.5%। नेक्स्ट, बिहार में 2021-22 में सकल राज्य मूल संवर्धन में कृषि का योगदान कितना है? 10%, 20%, 25%। तो कृषि का योगदान है मित्रों 20%। कितना है? 20%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। क्या कह रहा है? पीर अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। सारण से, पटना से, मुजफ्फरपुर से या उपरोक्त में से अधिक। तो पीर अली ने किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पटना से। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा बच्चों पर किया प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? 3275, 5986, 68, 72। तो यहाँ पर बताएं कितना है मित्रों? तो ये है आपका प्रति व्यक्ति खर्चा 5986, यानी 5986 रुपये। ठीक है। तो मित्रों ये था आपका दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 5। नेक्स्ट टेस्ट पेपर भी शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है। और अन्य संस्थानों के भी पेपर डाले गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ध्येय IAS संस्थान के भी पेपर साथ साथ चल ही रहे हैं और दृष्टि IAS संस्थान के भी पेपर साथ साथ शुरू कर दिए गए हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।